दहेज प्रथा एक बेटी की कहानी। सेठ बसंत लाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ बसंत लाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम कविता था। कविता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं जिस घर बेटी जन्म लेती है उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। कविता पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को कविता की शादी की चिंता सताने लगी। सारे नाते रिश्तेदारों को लड़का देखने को कहा। काफी तलाश के बाद एक योग्य वर यशपाल की तलाश हुई। यशपाल चौधरी नरेंद्र का पुत्र है। सेठ बसंत लाल ने चौधरी नरेंद्र से अपनी पुत्री कविता के लिए यशपाल से शादी कराने की बात की। चौधरी नरेंद्र ने कविता से अपने पुत्र की शादी कराने का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है। कविता उनकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है। अब इनकी कोई संतान नहीं हो सकती, ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने शादी के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ शादी किया गया। सेठ बसंत लाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे। चौधरी नरेंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा शादी में खर्च कर रहे थे। कविता और यशपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। कविता भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी कविता के स्वभाव से प्रसन्न थे। सभी कविता के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसी बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय शादी के बीते हुए थे कि सेठ बसंत लाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। कविता को एक भाई मिल गया जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। चौधरी नरेंद्र और यशपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और कविता को डरा धमका कर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि कविता का ही प्रयोग करना चाहा। यशपाल कविता की पिटाई करते हुए कहता, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कविता ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती, लेकिन किसी निर्दोष को सताना यह उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर कविता ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। कविता ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती है और उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती है। ऐसे भाव को प्रकट कर माफी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनकी सेवा भी की। अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती और अपने ससुर से माफी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर मैं एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊंगी। तीसरा पत्र अपने पति यशपाल के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सब कुछ न्यौछावर कर उसकी सेवा करती थी, किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़कर जा रही है, किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया।
तीनों पत्र को बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत में लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। यह कविता के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी नरेंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई थी। सेठ बसंतलाल को भी अपनी बेटी के न रहने की सूचना मिल गई थी। थाना पुलिस यशपाल और चौधरी नरेंद्र के घर मौजूद थी। सारी तलाशी और पूछताछ के बाद भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। महिला कांस्टेबल ने कविता के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे जो यशपाल और चौधरी नरेंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। पुलिस सारा मंजर समझ रही थी। चौधरी यशपाल और नरेंद्र के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि मैं जब मिलने आया था तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने कोई बात बताई नहीं थी। मुझे शंका है कि बेटी के पति और ससुर ने ही उसकी हत्या की है। बस क्या था, यशपाल और चौधरी नरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कमरे की छानबीन की गई। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे यशपाल और चौधरी नरेंद्र के सभी यातनाओं का उजागर हुआ। गांव मोहल्ले सभी कविता के स्वभाव से परिचित थे और यशपाल और नरेंद्र के स्वभाव से भी। गांव वालों ने भी यशपाल और नरेंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानूनन यशपाल और नरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें यशपाल को मुख्य साजिशकर्ता माना गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौधरी नरेंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। सीख, इस घटना से यह सीख मिलती है कि लालच में किसी प्रकार ससुराल वालों ने अपनी बहू का अनादर किया, उसकी पिटाई की, किंतु इस घटना के प्रभाव में केवल कविता नहीं आई। कविता के साथ बुरा बर्ताव करने वाले भी बुरे दंड को भुगतने के लिए अपराधी हुए। इससे एक बेटी का सब कुछ उजड़ जाता है, वही 2 परिवार बिखर भी जाते हैं। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक कविता इस घटना का शिकार हुई है और ना जाने कितनी ही कविता फिर शिकार होंगी। समाज को अपने आसपास हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कविता के आस पड़ोस के लोगों ने आवाज़ उठाई होती तो आज कविता उनके साथ होती और दोनों परिवार एक साथ होते। दहेज के लोभी को भी कड़ा संदेश देना आवश्यक हो गया है कि वह बहू को ब्याह कर लाते हैं जो उनके घर की लक्ष्मी है, न कि वह किसी धन का कुबेर को उठा कर लाते हैं जो उसके घर धन वर्षा करे। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।